हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं ईएनजी 512 का लेसन नंबर 4, जिसमें मैं आपको हर पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों की मिड टर्म की तैयारी अच्छी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। लेसन 4 हमारे पास है डायमेंशंस एंड मेजरमेंट ऑफ बाइलिंगुअलिटी, जिसमें हम लोग टॉपिक 17 से 23 तक कवर करेंगे। इस पे हमारे पास टॉपिक्स नाम ऊपर दिए गए। टॉपिक के नेम है हमारे पास इंट्रोडक्शन, रिलेटिव कंप्यूटेंस, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, एज ऑफ इक्वेशन, इकोजेनिटी, सोशल स्टेटस, कल्चरल आइडेंटिटी। जिसमें सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं कि बाइलिंगुअलिटी इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज एक्सेस टू मोर देन वन लिंग्विस्टिक कोड एज अ मीन ऑफ सोशल कम्युनिकेशन. This access is multidimensional as it varies along a number of psychological and sociological dimensions. बाइलिंगुअलिटी का मतलब क्या होता है कि एक शख्स दो या दो से ज़्यादा ज़बानों को समझने और बोलने की सलाहियत रखता हो, यानी कि उसे दो ज़बानें या दो से ज़्यादा ज़बानें वो बोल भी सकता हो और समझ भी सकता हो कि अगला क्या कह रहे हैं। ये जो एबिलिटी होती है ये हालात के अकॉर्डिंग जो है वो तब्दील भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई शख्स जो है वो घर में एक ज़बान बोलता है और जब वो घर से बाहर निकलता है, चाहे या ऑफ़िस में होता है या स्कूल में होता है, तो वो कोई और ज़बान इस्तेमाल करता है। जैसे अगर घर में वो नेटिव लैंग्वेज यानी कि उर्दू, पंजाबी, सराइकी इस्तेमाल कर रहे हैं और घर से बाहर निकलते हैं या ऑफ़िस में, तो वो इंग्लिश इस्तेमाल करेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज़ बाइलिंगुअलिटी। इसमें जो है वो इंसान के साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल जो है वो अवामिल भी शामिल होते हैं, यानी कि ये इस बात पे डिपेंड होता है कि कौन-सी ज़बान कब और कैसे इस्तेमाल कीजिए। ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन के बेस पे जो है वो कब और कैसे ज़बान को इस्तेमाल किया जाए। सम डायमेंशंस ऑफ रेलेवेंस आर, कुछ डायमेंशंस हमें दी गई हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिलेटिव कंप्यूटेंस। रिलेटिव कंप्यूटेंस क्या है कि कंप्यूटेंस इन बोथ लैंग्वेज एज अदर, यानी कि बाइलिंगुअलिटी में दो लैंग्वेज को आपस में compete करना, आपस में उनका मवाजना करना। सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस्ड बाइलिंगुअलिटी। बैलेंस्ड बाइलिंगुअलिटी इक्वल इक्वल प्रोफिशिएंसी इन बोथ लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जब कोई शख्स जो है कोई शख्स दोनों ज़बानों को बराबर अंदाज में बोल भी सकता हो और उसको समझ भी सकता हो, यानी कि दोनों ज़बानों में उसको महारत हो कि वो दोनों ज़बानें से बहुत अच्छी तरीके से आती हो, जिसको समझने की सलाहियत भी रखता हो और बोलने की सलाहियत भी रखता हो। द सेकंड हमारे पास आ जाती है डोमिनेंट बाइलिंगुअलिटी। हायर प्रोफिशिएंसी इन वन लैंग्वेज मीन्स कि डोमिनेंट से हमें पता चल रहा है, जैसे हम लोग को कहेंगे कि एक लैंग्वेज इसमें डोमिनेंट है और एक जो है वो थोड़ी-सी नीचे लेवल की। जैसे हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं हमारी सोसाइटी में कि मेल जो है वो डोमिनेट है, ठीक है? तो ये भी वही बात कर रहे हैं कि इसमें एक लैंग्वेज जो होगी डोमिनेंट होगी, यानी कि वो लैंग्वेज जो उसे बहुत अच्छी तरीके से आती है, जिसको वो सही तरीके से समझ भी सकता हो और बोल भी सकता हो, वो डोमिनेंट लैंग्वेज होगी। और दूसरी लैंग्वेज जिसको या तो उसे सिर्फ़ समझ हो या अगला जो बोल रहा है उसको सिर्फ़ समझ हो और वो बोल ना सके, तो वो थोड़ी-सी नीचे लेवल, यानी कि डोमिनेंट बाइलिंगुअलिटी वो होती है जब एक ज़बान में ज़्यादा इंसान की महारत हो कि वो एक ज़बान ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल और समझ सकता हो और दूसरी ज़बान जो है वो उसे इतनी अच्छी तरीके से समझ ना आती हो। तो इसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट बाइलिंगुअलिटी। ये जो होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन-सी ज़बान जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बोली या समझी जा रही है। अगर जो है वो कोई इंसान उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानें जो है वो बोल सकता हो, लेकिन जो है उर्दू में उसे ज़्यादा महारत हासिल है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उर्दू को बोल और समझ सकता हो और जबकि इंग्लिश जो है वो उसकी थोड़ी वीक हो, तो इसको हम लोग कहेंगे कि क्या हमारे पास डोमिनेंट बाइलिंगुअलिटी है, ठीक है? और सेकंड जो हमारे पास ऊपर दी हुई है बैलेंस्ड बाइलिंगुअलिटी, कि अगर जो है कोई शख्स दोनों ज़बानें यानी कि इंग्लिश और उर्दू दोनों को जो है वो सही तरीके से बोल सकता हो, दोनों को जो है वो समझ भी सकता हो, बोल भी सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बैलेंस्ड बाइलिंगुअलिटी। ये इनकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल थी। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप्स की बाइलिंगुअलिटी हमारे पास होती है। एक है कंपाउंड बाइलिंगुअलिटी और दूसरा है कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअलिटी। कंपाउंड बाइलिंगुअलिटी क्या होता है कि जब कोई शख्स जो है दोनों ज़बानों को एक ही तरह से सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप जो है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं और दोनों ज़बानों के अल्फ़ाज़ को एक ही साथ समझते हैं, तो आप जो है वो बाइलिंगुअलिटी हैं।
कंपाउंड बाइलिंगुअल हैं, यानी आप दोनों ज़बानों को मिलाने में कोई मुश्किल महसूस नहीं करते। इसी तरह जो है आपके पास आ जाती है कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअलिटी। कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअलिटी हमारे पास क्या होती है कि जब आप दोनों ज़बानों को अलग-अलग समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उर्दू में सोचते हैं और जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो वो एक अलग अमल होता है, यानी कि आप हर ज़बान के अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप जो है वो उर्दू में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अपनी माइंड में भी उर्दू में सोचेंगे और अगर आप इंग्लिश में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड में इंग्लिश में सोचेंगे और फिर इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये हमारे पास होती है कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअलिटी। जबकि कंपाउंड बाइलिंगुअलिटी में क्या होता है कि आप दोनों ज़बानों को मिक्स करके अपने माइंड में सोचते हैं और बोलते हुए भी फिर आप उसी तरह दोनों ज़बानों को मिक्स कर रहे होते हैं कि उर्दू और इंग्लिश को एक ही साथ आप इस्तेमाल करते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअलिटी में ऐसे नहीं होता, जो लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी होती है, वही आप अपने माइंड में सोचते हैं और उसी वही लैंग्वेज फिर बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज के साथ शामिल नहीं करते। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है एज ऑफ इक्वेशन। एज ऑफ इक्वेशन हमारे पास है कि जो है ज़बान सीखने की उम्र क्या होती है। इसमें हमें उन्होंने बताया कि चाइल्डहुड में जो है वो 11 साल की उम्र से पहले जो है वो लैंग्वेज सीखते हैं। उसके बाद हमारे पास जवानी जो आती है उससे 11 से 17 साल की उम्र के दरमियान जो है। उसके बाद एडल्ट जो है, एडल्ट में वो कह रहे हैं कि 17 साल के बाद क्वेश्चंस एंड साइमल्टेनियस वर्सेस कंसेक्यूटिव बाइलिंगुअलिटी। साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिटी क्या होती है कि जब कोई बच्चा जो है वो दोनों ज़बानें एक ही साथ सीखता है, यानी कि उर्दू और इंग्लिश दोनों को इकट्ठा सीख रहा होता है। कुछ फैमिलीज़ ऐसे होती हैं जहाँ पे जो है वो दोनों लैंग्वेज एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि उर्दू भी वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उसकी फैमिली के लोग जो है वो इंग्लिश भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटोमेटिकली बच्चे में ये चीज़ आ जाती है कि वो दोनों लैंग्वेज को एक साथ सीखता है। इस तरह कंसेक्यूटिव बाइलिंगुअलिटी क्या होती है कि जब कोई जो है वो पहले एक कोई बच्चा पहले एक ज़बान सीखता है और फिर दूसरी ज़बान बाद में सीखता है, तो ये हमारे पास क्या होती है कंसेक्यूटिव बाइलिंगुअलिटी। इसमें जो होता है कि पहले जो बच्चा जो है वो पहले अगर उसकी फैमिली में उर्दू इस्तेमाल की जाती है, तो वो पहले उर्दू को मुकम्मल तौर पे सीखेगा, उसके तमाम प्रिंसिपल्स, बात करने का तरीका, कैसे बोली जाती है, कब बोली जाती है, किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, तो उसके तमाम जो है वो प्रिंसिपल्स को पहले सीखेगा, उसमें मुकम्मल तौर पे जो है वो महारत हासिल करेगा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो दूसरी ज़बान की तरफ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बच्चा जो है पहले उर्दू बोलना सीखता है और फिर बड़े होने पर वो इंग्लिश सीखता है, तो इसे हम लोग कहेंगे कंसेक्यूटिव बाइलिंगुअलिटी। तो इन दोनों में यही डिफ़रेंस है कि साइमल्टेनियस क्या होती है कि कोई बच्चा जो है वो इकट्ठे दोनों ज़बानों को एक साथ सीख रहा होता है और कंसेक्यूटिव बाइलिंगुअलिटी में क्या होता है कि जो बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज को अलग-अलग सीखता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है एक्सोजेनिटी। एक्सोजेनिटी में 2 किस्म की बाइलिंगुअलिटी इस्तेमाल होती है। सबसे पहले है एंडोजीनियस बाइलिंगुअलिटी, नंबर 2 है एक्सोजीनियस बाइलिंगुअलिटी। एंडोजीनियस बाइलिंगुअलिटी में कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ बोथ लैंग्वेज इन कम्युनिटी एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि दोनों ज़बानें जो हैं वो कम्युनिटी में मौजूद है, यानी कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ लोग जो हैं वो दोनों ज़बानें बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ जो है वो लोग उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो ये हमारे पास एंडोजीनियस बाइलिंगुअलिटी है। आपको जो है वो दोनों ज़बानें सीखने और बोलने का मौका मिलता है। सेकंड हमारे पास है एक्सोजीनियस बाइलिंगुअलिटी कि एब्सेंस ऑफ सेकंड लैंग्वेज इन कम्युनिटी। इसका मतलब ये है कि दूसरी ज़बान जो है वो कम्युनिटी में मौजूद नहीं है, यानी आपके इर्द-गिर्द जो है लोग सिर्फ़ एक ही ज़बान बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ सिर्फ़ उर्दू बोली जाती है और इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं हैं, तो ये जो है वो हमारे पास एक्सोजीनियस बाइलिंगुअलिटी होगी। तो इस सूरत में जो है वो आपको दूसरी ज़बान सीखने में मुश्किल हो सकती है। है सोशल कल्चर स्टेटस। दिस इंक्लूड ईदर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए हमारे पास है एडिक्टिव बाइलिंगुअलिटी, नंबर बी है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिटी। एडिक्टिव बाइलिंगुअलिटी क्या होती है कि बोथ लैंग्वेजेस एनकरेज्ड इक्वली गिव सोशली वैलिडाइज्ड कॉग्निटिव एडवांटेज। इसमें जो है वो दोनों ज़बानों की हौसला अफजाई की जाती है, यानी कि दोनों ज़बानों को एक जैसी अहमियत दी जाती है। इस तरह जो है वो किसी भी शख्स को दोनों ज़बानें सीखने का फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बच्चों को उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानें सीखने की तरकीब दी जाती है, तो ये जो है वो हमें बस एडिक्टिव बाइलिंगुअलिटी कहलाएगी। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिटी होती है कि वन लैंग्वेज इनकरेज्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर लीडिंग टू कॉग्निटिव डिसएडवांटेज। इसमें जो है वो एक ज़बान की हौसला अफजाई की जाती है, जबकि जो है वो दूसरी ज़बान को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है हमारे पास कि दूसरी ज़बान सीखने में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं और शख्स के जो है वो किसी भी शख्स के ज़हन पर भी जो है बुरा असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर इंग्लिश को अहम समझा जाए और उर्दू को नज़रअंदाज किया जाए, तो ये जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिटी कहलाएगी, जिससे जो है बच्चे उर्दू में कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस ज़्यादा इंग्लिश को दी जाती है।
6 पॉइंट हमारे पास आ जाता है कल्चरल आइडेंटिटी। ये हमारे पास सबसे मेन पॉइंट है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बन के आ सकता है कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में। तो नंबर ए पॉइंट हमारे पास है बाय कल्चरल बायलिंगुअलिटी। इसमें हमें कह रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेनशिप मेंबरशिप एंड बाय कल्चरल आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि जो है वो एक शख्स 2 मुख्तलिफ जो है वो कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जो पाकिस्तानी और अमरीकी दोनों कल्चर से जुड़ा हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? बाई कल्चरल बाइलिंगुअलिटी कहलाएगी। बी हमारे पास है मोनो कल्चरल बाइल मोनो का मतलब होता है एक, तो इसका मतलब ये है कि एक जो है कोई शख्स सिर्फ़ एक ही कल्चर के साथ जुड़ा हो। जैसे अगर कोई सिर्फ़ उर्दू बोलता है तो उसकी उसका जो कल्चर भी होगा वो उर्दू होगा और वो मोनो कल्चर कहलाएगा। नंबर सी हमारे पास है एक कल्चरल बाइलिंगुअलिटी। इसमें जो है वो एक शख्स की अपनी कल्चर तो एक होती है मगर वो जो है वो दूसरी जो कल्चर्स होते हैं उसको उसका भी एहतराम करते हैं, उसको भी कबूल करते हैं। तो ये हमारे पास एक कल्चरल बाइलिंगुअलिटी हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अहमद की माँ पाकिस्तानी है, ठीक है? और उसके वालिद जो है वो अमरीकी हैं। तो अहमद ने दोनों सकाफ़तों को अपनाया है, यानी वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं और वो दोनों कल्चर्स के रस्म व रवाज को मानता है। 4 हमारे पास है डी कल्चरल बाइलिंगुअलिटी। इसमें हम कहेंगे एम्बिगियस मेंबरशिप एंड इकोनॉमिक आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि एक शख्स की सकाफ़ती शिनाख्त वाज़िया नहीं होती, ठीक है? वो अपनी असल जो उसका कल्चर है उससे बहुत दूर हो जाता है, तो उसको उसकी जो अपनी शिनाख्त होती है, उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी होती है वो वाज़िया नहीं होती। कि फॉर एग्ज़ाम्पल सारा एक पाकिस्तानी लड़की है, वो बचपन से जो है वो बाहर के मुल्क में रहती है। वो ना तो अपनी असल पाकिस्तानी कल्चर के साथ जुड़ी हुई है और ना ही वहाँ की कल्चर में जो है वो पूरी तरह घुल-मिल पाई है। यानी कि बाहर के मुल्क में का कल्चर भी वो सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पाकिस्तानी कल्चर के साथ वो जुड़ी नहीं हुई, तो जिसकी वजह से जो होती है वो उसकी शनाख्त जो होती है वो गैर वाज़िया हो जाती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डीकल्चर्ड बाइलिंगुअलिटी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन नंबर 4। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।